Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 5, that is states of matter, and topic for today is thermal energy. अगर आपने सुना हो थर्मल एनर्जी, थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट. अगर हम यहां पर देखें तो थर्मल एनर्जी एक्चुअली में है क्या? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल. कि जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं या एटम है या मॉलिक्यूल है, अगर वो किस में है? मोशन में है या मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से उनके अंदर जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी. एक्चुअली में आपने सुना होगा कि एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी बोल दें या फिर हम थर्मल एनर्जी बोल दें, लगभग एक ही बात है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम मान के चलते हैं कोई भी चीज है वो हीट कब प्रोड्यूस करती है, तो जब हीट प्रोड्यूस करने की बात आती है तो अगर हम मान के चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. जैसे हमने ये हैंड लिया, इनको हैंड को हमने ऐसे रखा, क्या ये हीट प्रोड्यूस करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे. लेकिन अगर हम इन हैंड्स को ऐसे रब करना शुरू कर दें तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इट प्रोड्यूसेस हीट. तो इसका मतलब जब भी कोई चीज मोशन में होती है तो वो क्या करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी. लेकिन अगर रेस्ट पे होगी तो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगी. यही चीज होती है जब आप नोट करते हैं, जब एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, जब उनमें कोलिजन होता है तो इट प्रोड्यूसेस हीट. इसको समझते हैं एक दूसरी एक्टिविटी से. आपने क्या किया? एक नेल ली, उसको वुड पे लगाया और ऊपर से हैमर के साथ हिट किया. जब आप हैमर से हिट करते हैं, अगर उस नेल को टच करके देखेंगे तो आप नोट करेंगे वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी. क्यों हो गई? क्योंकि जो हमने बताया, आप जब हैमर से उसको हिट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? दोनों पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड कर रहे हैं, और वो मोशन की वजह से जब कोलिजन होता है तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. तो इसी को हमने यहां पर मेन चीज लेके चलना है. थर्मल एनर्जी बोल दें या फिर काइनेटिक एनर्जी बोल दें, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही थर्मल एनर्जी है. नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्सेस थर्मल एनर्जी ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कि जो हमारी थर्मल एनर्जी है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? अब जब दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अब इन दोनों का जो कॉम्पिटिशन है, दैट मीन्स द कॉम्पिटिशन बिटवीन दीज टू, विच वन? Intermolecular force or thermal energy will decide in which state the matter will exist. That means whether a given substance under the given condition is a solid, liquid or gas. तो इसका मतलब यहां पर आपको क्या चेक करना है कि जो दो फोर्सेस हैं उन फोर्सेस का कंपटीशन डिसाइड करेगा कि जो मैटर है वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. अब सबसे पहले अगर हम मान के चलते हैं, प्रीडोमिनेंस की बात करते हैं, प्रेफरेंस अगर हम किसको देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को देते हैं. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को अगर हम प्रेफरेंस देते हैं, उस बेसिस पर अगर हम इनको अरेंज करें तो आप नोट करेंगे जो सॉलिड्स होते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैक्सिमम होती हैं. अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे तो वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड स्टेट में. जैसे जैसे हम प्रेफरेंस को कम करेंगे तो दैट विल एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट. जो गैसेस हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिनिमम होती है और सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो मैक्सिमम होती है. लेकिन अगर हम मान के चले हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को छोड़ के किसको ले लेते हैं? थर्मल एनर्जी को प्रेफरेंस देते हैं. अगर हम थर्मल एनर्जी को प्रेफरेंस दें और इसके बेसिस पर चेक करें तो थर्मल एनर्जी मैक्सिमम किस में होती है? तो मैक्सिमम होती है गैसेस के अंदर और मिनिमम होती है सॉलिड के अंदर. अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं और थर्मल एनर्जी को, तो दैट विल एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट. तो वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और सॉलिड में होने के चांसेस कम हो जाएंगे. दैट मीन्स जितनी थर्मल एनर्जी कम होगी तो सॉलिड में रहने के चांसेस बढ़ेंगे. अब आपको यहां पर ध्यान से समझना है, आपको एक सब्सटेंस दिया हुआ है, उस सब्सटेंस में यह बताया गया कि इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो मिनिमम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम है. इन विच स्टेट इट विल एग्जिस्ट. तो आपसे स्टेट पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट में वो एग्जिस्ट करेगा. तो अगर हम यहां पर देखें तो दैट विल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. व्हाई? क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होती है और जो थर्मल एनर्जी है वो मिनिमम होती है. जब बात आती है, आपका एक दूसरा सब्सटेंस दिया, उस सब्सटेंस में आपको कंडीशन दी गई है कि वो सब्सटेंस आपको जो दिया गया है उसके अंदर
काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी तो मैक्सिमम है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स मिनिमम है, देन इन विच स्टेट इट विल एग्जिस्ट। तब आपसे पूछेगा कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, देन आंसर विल बी दैट विल एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। व्हाई? रीजन आपके सामने है, क्योंकि जो गैसेस होती है उसमें थर्मल एनर्जी या हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो मिनिमम होती है। गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम है। लेकिन अब आपको थर्ड पॉइंट देते हैं, थर्ड आपको सब्सटेंस दिया, उसने बोला कि आपको जो थर्ड सब्सटेंस गिवन है उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इंटरमीडिएट है और थर्मल एनर्जी भी इंटरमीडिएट है। नाउ इन विच स्टेट इट विल एग्जिस्ट। तो अगर हम यहां पर देखें, जो लिक्विड है दोनों केसेस में बीच में आता है, दैट मीन्स उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो भी इंटरमीडिएट है, और थर्मल एनर्जी की बात करें तो वो भी इंटरमीडिएट है। तो अगर दोनों इंटरमीडिएट होंगी तो दैट सब्सटेंस विल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो दीज आर द फैक्टर विच विल डिसाइड द स्टेट ऑफ द मैटर। दैट मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ मैटर में अगर हम आते हैं तो आप नोट करेंगे तो देयर आर द two factors, one is the thermal energy and other one is the intermolecular force। अब थर्मल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, आपको बताया अभी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर हम यहां पर बात करें, थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उसकी थर्मल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इस पर बेस्ड आपको याद होगा, आपने क्लास 9th में भी क्वेश्चन पढ़ा था डिफ्यूजन का, जब आता था कि अगर हमें क्या करते हैं, धूप अगर लेते हैं, अगर उसको रख देते हैं तो उसमें से स्मेल नहीं आती है, लेकिन जैसे हम उसको टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आप नोट करते हैं कि क्या होता है, उसकी स्मेल काफी दूर तक स्प्रेड हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या होता है? आपको याद होगा कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, और मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ज्यादा डिस्टेंसेस को ट्रेवल कर सकते हैं, इसीलिए ज्यादा दूर तक फैल जाते हैं। यही क्वेश्चन आपको याद होगा कि जब हम क्या करते हैं, रसोई में खाना बनाते हैं, तो उस टाइम पर आप नोट करते हैं कि जो भी खाना बन रहा है उसकी फ्रेगनेंस काफ़ी दूर तक फैल जाती है, लेकिन वही खाना जब आप उसको फ्रीज़र में रख देते हो तो क्या नोट करते हो, उसकी स्मेल नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? उसको अगर आपको चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके बिल्कुल क्लोज जाना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द थर्मल एनर्जी, दैट मीन्स मोर विल बी द थर्मल एनर्जी, मोर विल बी द टेम्परेचर, और मोर विल बी द टेम्परेचर, मोर विल बी द थर्मल और काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सेकेंड पॉइंट अगर हम लेते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम रिलेट कर देते हैं प्रेशर के साथ। प्रेशर क्या है? जब मान के चलते हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, जब इन मॉलिक्यूल्स को हम जितना क्लोज लेके आएंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतनी ज्यादा डेवलप होगी। तो इसका मतलब आगे जाके आप नोट करेंगे इन फैक्टर्स के सिर्फ नाम चेंज होंगे, काम वही रहने वाला है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो फैक्टर हम यूज करेंगे विच डिसाइड द स्टेट ऑफ द मैटर आर टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको याद होगा, आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, हाउ कैन यू लिक्विफाई ए गैस। तो वहां कंडीशन क्या होती थी? तो हम बोलते थे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, लेकिन जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं। दैट मीन्स दीज टू फोर्सेज आर अपोजिंग ईच अदर। थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। इंटरमोलिकुलर फोर्स पार्टिकल को क्लोज लेके आती है, थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स को दूर लेके जाती है। तो इसीलिए जब भी आप नोट करेंगे कि जब हम एक गैस को क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, तो प्रेशर तो बढ़ाते हैं हम, तो मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं, लेकिन साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, अगर आप टेम्परेचर को कम नहीं करेंगे तो वो मॉलिक्यूल को वापस दूर लेके जाएगा। इसीलिए जब भी हम किसी गैस को लिक्विफाई करते हैं तो दोनों कंडीशंस को ध्यान रखते हुए बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो दीज आर द टू फैक्टर विच विल डिसाइड द स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन आपको वहां पर ये टर्म्स नहीं पता थी, अब आपने इन दोनों को आपस में रिलेट कर दिया। थर्मल एनर्जी, इंटरमोलिकुलर फोर्स की जगह हमने जो टर्म यूज करते हैं मोस्टली वो क्या होती है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर हम यहां पर बात करें तो जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग और या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे इन्फ्लुएंस करने वाले हैं इस चीज को। सबसे पहले अगर हम मान के चलें कोई भी हमारा सब्सटेंस, जैसे कि हम आइस का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम आइस को लेते हैं दैट इज इन द सॉलिड स्टेट,
ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो किस में चला जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी इन द लिक्विड स्टेट। अगर हम फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, दैट मीन्स बाय सप्लाइंग हीट इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, दैट विल बी द गैसियस स्टेट। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, स्टेट को चेंज कर सकता है। अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड किस में, गैस में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हमारी दो टर्म्स आती हैं। फर्स्ट टर्म हम यूज करते हैं व्हेन एवर ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर यह प्रोसेस होती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और स्टार्ट्स मेल्टिंग, सच ए टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और जो मेल्टिंग पॉइंट है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। अगर आपको एक प्योर सब्सटेंस देते हैं, एक इम्प्योर सब्सटेंस देते हैं, तो प्योर सब्सटेंस का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, फिक्स्ड होता है फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, हर एक जितने भी हमारे कोई भी सब्सटेंस लेते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए फिक्स रहेगा। अगर हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं तो वाटर व्हेन एवर कन्वर्टेड इनटू स्टीम, तो इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। दैट मींस द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, तो सच ए टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी और भी डेफिनेशंस हैं जो बहुत अच्छे से आपने की हुई हैं, जो अगर आपको याद हो तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure, such a temperature is called boiling point। अगर हम water के melting point की बात करें तो that will be the 0 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273। ऐसे अगर हम बात करें कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन अगर आपको कोई मान के चलो सॉल्यूशन देंगे तो उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी करता है कंसंट्रेशन के ऊपर। तो वो चीजें बाद में अगर हम देखेंगे। तो सबसे पहले अभी आपको स्टेट की बात कर रहे थे, तो ये दो टर्म हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम रिवर्स में आते हैं तो क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, स्टीम है उसका अगर टेम्परेचर कम कर दें, उसको कूल डाउन कर दें, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। फिर इन प्रोसेस के नाम भी आपको पता होंगे। जब भी हम किसी सॉलिड को किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और अगर हम किसी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो इट डिपेंड्स कि यहां पर दो पॉइंट हम यूज करते हैं, एक इवेपोरेशन और एक वेपराइजेशन है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इवेपोरेशन इज ए नेचुरल फिनोमिना बट वेपराइजेशन इज नॉट ए नेचुरल फिनोमिना। द कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड evaporation, but the conversion of a liquid into vapors after attaining its boiling point is called वेपराइजेशन। ये दोनों टर्म्स आपने अच्छे से करनी है। अगर हम एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं देन प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अगर हम किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो ये सॉलिडिफिकेशन है, इसको बोलेंगे मेल्टिंग, और इसको बोलेंगे हम, डिपेंड करता है कंडीशन, अगर बॉइलिंग पॉइंट के बाद हो रहा है तो उसको बोलेंगे वेपराइजेशन, और बॉइलिंग पॉइंट आए बिना हो रहा है तो इवेपोरेशन। तो ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये जो बाकी चीजें हैं वो कैसे अफेक्ट करती हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को। अगर आपको मान के चलते हैं कुछ गैसेस देते हैं, तो गैसेस के बीच में आप नोट करते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मिनिमम होती है। जैसे सिंपल हमने कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ले लिए, जैसे H2O2 F2, तो ये क्या है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे वीक होती है। कौन सी होती है, लंडन फोर्सेस, और लंडन फोर्सेस सबसे वीक फोर्सेस हैं। इसीलिए आप नोट करेंगे जो गैसेस होती हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा लो होता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, विच वन इज लंडन और डिस्पर्शन फोर्स। अगर हम बात करते हैं कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स को ले लेते हैं। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक HCl, HF, इनके बीच में भी वैन डर वाल्स फोर्स होती है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। कौन सी होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जो क्या कौन से थे, हमारे नॉन पोलर थे। तो ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर से जो पोलर है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या होता है, हाई होता है। अगर हम थर्ड पे आते हैं तो आयनिक सब्सटेंस। आयनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं,
जो किससे बनते हैं, लॉस और गेन से बनते हैं। आयनिक कंपाउंड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्लास 10th के अंदर भी था कि जो प्रॉपर्टीज अगर हम ऑब्जर्व करें तो आपको वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो उससे थोड़ा सा ज्यादा किसका है, पोलर का है। क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी, कहने का मतलब किससे, इससे तो कम है, लेकिन किससे ज्यादा है, सिंपल कोवेलेंट या पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें नॉन पोलर से ज्यादा रहने वाला है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पर एक पॉइंट और होगा, आपको याद होगा कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट। उसके पीछे रीजन क्या है, आपको याद होगा, दो आपने टर्म्स पढ़ी हुई हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट वर्ड क्यों यूज करते हैं, आपको याद होगा, एक्टिविटी की आपने आइस को लिया और आपने इसको हीट करना शुरू किया। तो आप नोट करते हैं कि जब हम उसको हीट करना शुरू करते हैं तो होता क्या है, एकदम से टेम्परेचर राइज नहीं होता है। जितनी देर आपने उसको, जब तक कि वो पूरी आइस मेल्ट नहीं होती है तब तक जो हीट आपने दी वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज नहीं होती है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जब तक वो पूरी की पूरी ब्रेक नहीं होंगी तो स्टेट चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब जब तक आइस है तो उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट वो यूज हो जाती है। दैट मींस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए जो हम हीट सप्लाई कर रहे थे वो यूज होती है। दैट मींस द एनर्जी सप्लाई इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, उसको ब्रेक करने में यूज हो गई, तो अब किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। जैसे लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू होगी। तो दैट मींस जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जब हम हीट दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के, मैंने बताया थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर एक स्टेज आ जाएगी, कौन सी, गैसियस स्टेट। तो जब हम गैसेस में कन्वर्ट करेंगे तो लिक्विड के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगी। उसको ब्रेक होने के लिए भी एनर्जी चाहिए और इट हैपन्स एट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब हम उसको क्या करते हैं, यहां पर चेक करते हैं, तो उसके बाद जब आप हीट सप्लाई करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर क्यों राइज नहीं होता है, क्योंकि जो आप हीट सप्लाई करते हो दैट इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट्स व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। जब भी स्टेट चेंज होगी तो जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। जो हमारा ये चैप्टर है मेनली इसी पर बेस्ड है, दैट मींस गैसियस स्टेट के ऊपर ही हमारा मेन फोकस रहेगा। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, इन द पीरियोडिक टेबल देयर आर ओनली द 11 एलिमेंट्स आर गैसेस अंडर नॉर्मल कंडीशन। जैसे कि आपको याद रखने का तरीका है, हाइड्रोजन आपको पता है गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन और क्लोरीन। इसके अलावा आपकी 6 नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। 6 तो आपकी ये हो गई, और 5 कौन सी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। दीज आर द एलिमेंटल गैसेज। अगर हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस की, तो आपको ऑलरेडी पता है गैसेस कौन सी होती हैं, जिसकी शेप और वॉल्यूम क्या हो। अगर हम बात करें, कोई भी चीज डेफिनेट नहीं है। दूसरा, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस होता है, गैप होता है, काफी ज्यादा होता है। अगर हम बात करें होमोजीनियस नेचर, तो जिसका नेचर है होमोजीनियस है, गैसेस विल ऑलवेज फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जो गैसेस है उनकी डेंसिटी मिनिमम होती है। प्रेशर, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे तो उसमें क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्यों, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं जब कंटेनर की वॉल्स में जाके हिट करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, दैट मींस फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो गैसेस एक पर्टिकुलर एरिया पर क्या जा करके कोलाइड करके क्या करती हैं, फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसको हम प्रेशर बोलते हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस इज कन्वीनियंट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। और अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, तो आपको पता है जो गैसेस उसमें डिफ्यूजन सबसे हाईएस्ट होता है बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी। दीज आर द सम प्रॉपर्टीज जो आपने डिटेल में अच्छे से पढ़ी भी होंगी, तो इन प्रॉपर्टीज को आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है, अच्छे से इनको पढ़ लेना है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के अंदर इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज वो आपने ट्राई करने हैं। और जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है
वो एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि जो भी हमारे पास आपको सब्सटेंसेस दिए हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बताते हैं। जो भी सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। तो अगर आपको कोई सब्सटेंस देता है और पूछता है कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, कंपेयर कीजिए विच वन हैव द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे।